हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन जुडिशरी। कल तक की वीडियो में हमने प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के चैप्टर 4 तक कवर कर लिया है। आज की वीडियो में हम इस एक्ट का लास्ट चैप्टर 5 मिसलेनियस करेंगे। ठीक है, ये कौन से सेक्शन से कहाँ तक डील करता है? सेक्शन 30 टू सेक्शन 37। ठीक है, ये चैप्टर होने के बाद हमारा प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट भी कम्प्लीटली कवर हो जाएगा और कल से हम इसके MCQs करेंगे। ठीक है, जो लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं मैं उनको बता देती हूँ कि 1 अगस्त से बिल्कुल फ्री बैच चल रहा है ADPO का, जिसकी वीडियो आपको डेली 9 AM पे मिल जाती है। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सेक्शन 30 डील करता है प्रोटेक्शन ऑफिसर्स एंड मेंबर्स ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स टू बी पब्लिक सर्वेंट्स। प्रोटेक्शन ऑफिसर और सर्विस प्रोवाइडर्स के जो मेंबर्स हैं, सदस्य, उनको एज अ पब्लिक सर्वेंट कंसीडर किया जाएगा इस एक्ट के अंतर्गत। द protection officers and members of service providers while acting or purporting to act in pursuance of any of the provision of this act or any rules or order made thereunder shall be deemed to be public servant within the meaning of section 21 of the IPC। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफिसर और सर्विस प्रोवाइडर्स के मेंबर अगर वो इस एक्ट के अंतर्गत या फिर इस एक्ट के किसी प्रोविज़न के अंतर्गत कोई कार्य कर रहे हैं, ठीक है, तो इस एक्ट के अकॉर्डिंगली फंक्शंस कर रहे हैं, ठीक है, या जो रूल्स और ऑर्डर उसके अकॉर्डिंगली बनाए गए हैं, तो यहाँ पर इस सेक्शन के अकॉर्डिंग प्रोटेक्शन ऑफिसर और मेंबर ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स को क्या कंसीडर किया जाएगा? एज अ पब्लिक सर्वेंट। ठीक है, विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 21 IPC। लेकिन अगर अब हम बात करें BNS की, तो BNS में पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन कहाँ दी गई है? सेक्शन 2 के क्लॉज 28 में। क्लियर है? ठीक है, सेक्शन 31 बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन है ये इस एक्ट का। ठीक है, पहली पनिशमेंट हमें यहाँ पे दिख रही है, पहली पेनल्टी दिख रही है हमें यहाँ पे। क्या डील कर रहा है सेक्शन 31? पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ प्रोटेक्शन ऑर्डर बाय रिस्पोंडेंट। ठीक है, रिस्पोंडेंट के लिए है, रिस्पोंडेंट के द्वारा प्रोटेक्शन ऑर्डर जो सेक्शन 18 में मजिस्ट्रेट के द्वारा बनाया गया था, उसका ब्रीच करने पर, उसको तोड़ने पर, उसको भंग करने पर क्या पेनल्टी देनी होगी रिस्पोंडेंट को। सब सेक्शन 1, अ ब्रीच ऑफ प्रोटेक्शन ऑर्डर और ऑफ एन इंटरिम प्रोटेक्शन ऑर्डर बाय द रिस्पोंडेंट शैल बी एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट एंड शैल बी punishable with imprisonment of either description for a term which may extend to 1 year or with fine which may extend to 20,000 rupees or with both। क्या पनिशमेंट होगी? आइदर डिस्क्रिप्शन की इम्प्रिजनमेंट होगी जिसे 1 ईयर तक एक्सटेंड किया जा सकता है, और फाइन को कितना एक्सटेंड किया जा सकता है? 20,000 रुपीज़ तक, या फिर बोथ। ठीक है, यानी कि इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है और फाइन भी उनको भरना पड़ सकता है। ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से आपका क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है, इसलिए याद रखिएगा पेनल्टी को। सब सेक्शन 2, द ऑफेंस अंडर सबसेक्शन 1 shall as far as practicable be tried by the magistrate who had passed the order, the breach of which has been alleged to have been caused by the accused। सबसेक्शन 1 के अंतर्गत जो अपराध हुआ है, ठीक है, जहाँ तक पॉसिबल हो, प्रैक्टिकेबल हो, वो उस मजिस्ट्रेट के द्वारा ट्राई किया जाएगा, उस मजिस्ट्रेट के द्वारा उसका विचारण किया जाएगा जिन्होंने वो प्रोटेक्शन ऑर्डर पास किया था। ठीक है, जिसका भंग होने का एक्यूज के ऊपर आरोप है। ठीक है, सब सेक्शन 3, while framing charges under subsection 1 the magistrate may also frame charges under section 498 AIPC or any other provision of that code or the Dowry Prohibition Act as the case may be if the facts disclose the commission of an offence under those provisions। सबसेक्शन 1 के अंतर्गत चार्जेस फ्रेम करते समय मजिस्ट्रेट और कौन से चार्जेस लगा सकता है? IPC के सेक्शन 498A के तहत चार्जेस लगा सकता है, IPC के किसी अदर प्रोविज़न के अकॉर्डिंग चार्जेस लगा सकता है, डाउरी प्रोहिबिशन का कोई चार्ज लगा सकता है उसके ऊपर। ठीक है, अगर उस केस के फैक्ट ये डिस्क्लोज़ करते हैं कि इन प्रोविज़न्स के अंतर्गत, यानी कि IPC के किसी प्रोविज़न के अंतर्गत या फिर डाउरी प्रोहिबिशन के अंतर्गत कोई अपराध हुआ है। क्लियर है? ठीक है,
अब यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने वाली हूँ। हमारे एक स्टूडेंट हैं हिमांशु गोयल जी, उनके बहुत सारे डाउट्स थे, तो मैंने उनको बोला कि आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिए, डिस्कशन ग्रुप, वहाँ पे आप पूछ लीजिए। वहाँ पे उन्होंने काफ़ी सारे डाउट्स अपने क्लियर किए, मैंने वहाँ पे बहुत सारे उनको आंसर किए। लेकिन लास्ट में उन्होंने पनिशमेंट के रिगार्डिंग पूछा था कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में पनिशमेंट, अगर डोमेस्टिक वायलेंस प्रूव हो जाता है तो पनिशमेंट नहीं दी जाती है क्या, और अगर दी जाती है तो किस सेक्शन के अंतर्गत दी जाती है। तो मैंने बोला था कि जब मैं ये लास्ट चैप्टर कवर करूँगी जिसमें पेनल्टी आएगा सेक्शन 31, वहीं मैं आपको इस चीज़ को अच्छे से समझाऊँगी, ठीक है। तो हिमांशु जी, आपके सवाल का जवाब ये है कि जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, इसका बेटा मेन पर्पस ये है कि आपको सिविल रेमेडीज़ प्रोवाइड करवाना। देखिए नाम क्या है इस एक्ट का, प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम, ठीक है। यहाँ पे कोई पनिशमेंट नहीं है, कोई प्रोसीजरल लॉ नहीं है, कोई क्रिमिनल ऑफेंस के लिए पनिशमेंट नहीं दी गई है इस पूरे एक्ट में। रिस्पोंडेंट के लिए कोई पनिशमेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ एक पनिशमेंट दी गई है कि अगर रिस्पोंडेंट किसका ब्रीच करता है, प्रोटेक्शन ऑर्डर का, यानी कि जो रिलीफ अग्रीव्ड पर्सन को दिया गया है सेक्शन 18 में, अगर उस ऑर्डर को वो भंग करता है, उसका ब्रीच करता है, तो पेनल्टी दी गई है। तो इस एक्ट का मेन उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ जो अग्रीव्ड वुमन है उसको रिलीफ प्रोवाइड करवाना है, उसको मेंटेनेंस प्रोवाइड करवाना है, उसको रेजिडेंस, उसको कॉम्पनसेशन, प्रोटेक्शन, ठीक है, ये सारी चीज़ें करवाना उसका मेन उद्देश्य है। 2005 के पहले क्या होता था कि जो ये जो आप बोल रहे हो ना कि 498A IPC, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, ये वाले जो एक्ट थे, इनके अकॉर्डिंगली क्या होता था कि रिस्पोंडेंट को पनिशमेंट तो मिल जाती थी, इन लॉज को, उसके हस्बैंड को, लेकिन जो वुमन अग्रीव्ड होती थी उसको कोई भी रिलीफ नहीं मिलता था। इमीडिएटली रिलीफ दिलाने के लिए ये एक्ट बनाया गया था। तो इसमें कहीं भी कोई डायरेक्ट पनिशमेंट का प्रोविज़न नहीं है। पनिशमेंट सिर्फ तब होती है जब कोर्ट के द्वारा, मजिस्ट्रेट के द्वारा इस एक्ट के अंतर्गत जो भी ऑर्डर हमने पढ़े हैं सेक्शन 18 से सेक्शन 22 तक, अगर उनका ब्रीच हो, उनका वायलेशन हो, तो सेक्शन 31 के अंतर्गत पेनल्टी देनी होती है रिस्पोंडेंट को, और वहीं पनिशमेंट थी। क्या बताया गया है, 1 साल की पनिशमेंट या फिर 20,000 रुपये तक का फ़ाइन हो सकता है, या फिर दोनों चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है, सेक्शन 18 को ब्रीच करने पे। क्लियर है? तो अब आप समझ रहे होंगे कि ये जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है ये पनिशमेंट देने के लिए हिसाब से नहीं बनाया गया है, ये सिर्फ और सिर्फ रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए बनाया गया है, ठीक है। दूसरा सवाल था आपका कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में क्या FIR नहीं रजिस्टर हो सकती है। आपका दूसरा सवाल था FIR को लेके कि क्या FIR रजिस्टर हो सकती है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में। तो यहाँ पर FIR का भी कोई प्रोविज़न नहीं दिया गया है, ठीक है, पूरे एक्ट में। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, सेक्शन 12 हमें पढ़ना होगा FIR के लिए। सेक्शन 12 क्या एप्लीकेशन टू मजिस्ट्रेट हो रहा है, ठीक है, सिंपल एप्लीकेशन पे ही आपका काम बन जाएगा इस एक्ट के अंतर्गत, ठीक है। अगर आपको FIR करनी है, कंप्लेंट करनी है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको जाना होगा IPC जैसे एक्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, सेक्शन 498 IPC और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत केस एक ही टाइम पर अलग अलग फाइल किया जा सकता है क्या। तो इस बात का जवाब ये है कि हाँ, दोनों को ही साथ में केस चलाया जा सकता है, दोनों की ही प्रोसीडिंग साथ में की जा सकती हैं, 498A IPC और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, क्योंकि ये दोनों ही अलग अलग एस्पेक्ट से डील करते हैं। सेक्शन 498A IPC प्योर क्रिमिनल ऑफेंस है जो कि क्रूएलिटी दिखाता है हस्बैंड और उसके रिलेटिव के द्वारा वुमन को, ठीक है, जिसमें पनिशमेंट है, ठीक है, जेल है, फाइन है। वहीं डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट क्या है, एक सोशल वेलफेयर लॉ है जहाँ पर सिविल रेमेडीज़ हैं लाइक प्रोटेक्शन ऑर्डर, रेजिडेंस ऑर्डर, मेंटेनेंस ऑर्डर, कॉम्पनसेशन ऑर्डर, ठीक है। इसलिए एक ही इंसिडेंट के बेसिस पर क्रिमिनल केस अंडर 498A IPC और रिलीफ अंडर DV एक्ट दोनों पैरेलल चल सकते हैं। क्लियर है? अगर अभी भी कोई डाउट है तो कोई भी इशू नहीं है, आप डिस्कशन ग्रुप पे पूछ सकते हैं। और इनके अलावा भी अगर किसी को भी डाउट है तो आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं,
टेलीग्राम का मैं आपको लिंक भेज दूँगी, कमेंट में पिन कर दूँगी टेलीग्राम ज्वाइन करने का लिंक और जो डिस्कशन ग्रुप है उसका लिंक, दोनों। तो दोनों आप लोग वहाँ पर ऐड हो जाइए मेरे साथ। अगर आपको कोई भी इशू आता है तो आप डिस्कशन चैनल वहाँ पूछ सकते हैं। और आप लोगों को जो भी डाउट हो ना तो आप एक साथ डाल दिया करिए, मैं पूरे दिन वो देख नहीं पाती हूँ, टाइम नहीं मिलता है, तो मैं एक बार में वहाँ पर आपको रिप्लाई कर दिया करूँगी। ठीक है, जो भी आपके डाउट्स आते जाएँ तो आप डालते जाया करिए। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 32, कॉग्निजेंस एंड प्रूफ। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे बताना भूल गई हूँ कि ये जो आईपीसी का सेक्शन यहाँ पे 498A दिया है, वो अब दिया है बीएनएस में। कौन से सेक्शन में? सेक्शन 85 में, जो कि डील करता है क्रूएलिटी बाय हस्बैंड और एनी अदर रिलेटिव। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं सेक्शन 32 पे, कॉग्निजेंस एंड प्रूफ, संज्ञान और सबूत। Notwithstanding anything contained in the CRPC, the offence under subsection 1 of section 31 shall be cognizable and non-bailable. CRPC में, यानी कि अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में किसी भी बात के होते हुए भी सेक्शन 31 का सबसेक्शन 1 के अंतर्गत जो ऑफेंस दिया है, कौन सा दिया है? रिस्पोंडेंट के द्वारा प्रोटेक्शन ऑर्डर का ब्रीच करना, उसको भंग करना। ठीक है, तो ऐसा अपराध कैसा माना जाएगा इस एक्ट के अंतर्गत? कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल, संज्ञेय व गैर जमानतीय। ठीक है, नॉन बेलेबल होगा और कॉग्निजेबल होगा। ठीक है, सबसेक्शन 2 क्या बोल रहा है? अपॉन द सोल टेस्टिमनी ऑफ द अग्रीव्ड पर्सन द कोर्ट में कंक्लूड दैट एन ऑफेंस अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 31 हैज़ बीन कमिटेड बाय द एक्यूज्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कर रहा है सबसेक्शन 2। नॉर्मली क्या होता है क्रिमिनल लॉ में, एक्यूज को पनिश करने के लिए मल्टीपल एविडेंस चाहिए होते हैं। ठीक है, मल्टीपल एविडेंस चाहिए होते हैं, बहुत सारे साक्ष्य चाहिए होते हैं। लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में क्या बनाया गया है? इसे एक एक्सेप्शन, ठीक है, एक अपवाद बनाया गया है। अगर अग्रीव्ड वुमन खुद कोर्ट में अपना सोल टेस्टिमनी देती है, यानी कि एकमात्र अपना खुद का स्टेटमेंट देती है, तो उसके सोल टेस्टिमनी पर भी एक्यूज्ड को कन्विक्ट किया जा सकता है। मतलब और किसी विटनेस या एक्स्ट्रा प्रूफ कंपलसरी नहीं होता है। फॉर एग्जांपल, वाइफ ने कोर्ट में बोला कि हस्बैंड ने उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन ऑर्डर तोड़कर फिर से घर आकर मारपीट की। अगर उसका टेस्टिमनी क्रेडिबल और ट्रस्टवर्दी है तो कोर्ट उससे सिर्फ उसके बयान के बेसिस पर ही हस्बैंड को पनिश कर सकती है। ठीक है, तो किसी और बेसिकली किसी और एविडेंस की ज़रूरत नहीं होती, किसी और विटनेस की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, इसलिए लॉ ने कहा है कि अग्रीव्ड वुमन का बयान ही इनफ है कन्विक्शन के लिए। सेक्शन 33, पेनल्टी फॉर नॉट डिस्चार्जिंग ड्यूटी बाय प्रोटेक्शन ऑफिसर। अभी हमने सेक्शन 31 में पेनल्टी पढ़ी है जो कि रिस्पोंडेंट के द्वारा प्रोटेक्शन ऑर्डर भंग करने की थी। अब पेनल्टी है प्रोटेक्शन ऑफिसर के द्वारा उसकी ड्यूटी डिस्चार्ज ना करने के लिए पेनल्टी है। ठीक है, क्या बोल रहा है सेक्शन 33? इफ़ एनी प्रोटेक्शन ऑफिसर फेल्स और रिफ्यूजेस टू डिस्चार्ज हिज ड्यूटीज एज डायरेक्टेड बाय द मजिस्ट्रेट इन द प्रोटेक्शन ऑर्डर विदाउट एनी सफिशिएंट कॉज, ही शैल बी punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 1 year or with fine which may extend to 20,000 rupees or with both। यदि प्रोटेक्शन ऑफिसर फेल हो जाता है, असफल हो जाता है या फिर अपनी ड्यूटीज़ को डिस्चार्ज करने से मना करता है जो ड्यूटी उसको मजिस्ट्रेट के द्वारा दी गई है, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑर्डर में बिना किसी सफिशिएंट रीज़न के, तो उसको क्या पनिशमेंट होगी? इम्प्रिजनमेंट होगा, आइदर डिस्क्रिप्शन जो कि 1 साल तक एक्सटेंड किया जा सकता है, फाइन होगा जो कि 20,000 रुपये तक एक्सटेंड किया जा सकता है, या फिर बोथ। ठीक है, तो सेम ही पनिशमेंट है सेक्शन 31 और 33 में। ठीक है, पनिशमेंट सेम है इस एक्ट में, बस आपको ये याद रखना है कि 31 में रिस्पोंडेंट के लिए है और 33 में प्रोटेक्शन ऑफिसर के लिए है। चलिए, सेक्शन 34, कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस कमिटेड बाय प्रोटेक्शन ऑफिसर। प्रोटेक्शन ऑफिसर के द्वारा किए गए अपराध को संज्ञान में लेना। नो प्रोसिक्यूशन और अदर लीगल प्रोसीडिंग शैल लाई अगेंस्ट द प्रोटेक्शन ऑफिसर अनलेस अ कंप्लेंट इज फाइल्ड विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट और एन ऑफिसर ऑथोराइज्ड बाय इट इन दिस बिहाफ। कोई भी प्रोसिक्यूशन या कोई भी लीगल प्रोसीडिंग
प्रोटेक्शन ऑफिसर के अगेंस्ट लाई नहीं करेगी जब तक कि स्टेट गवर्नमेंट या फिर ऑथराइज्ड ऑफिसर के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट या फिर ऑथराइज्ड ऑफिसर की प्रीवियस सैंक्शन, ठीक है, पूर्व अनुमति लेके कोई कंप्लेंट फाइल नहीं की जाती। ठीक है, अगर प्रोटेक्शन ऑफिसर के अगेंस्ट में कोई प्रोसिक्यूशन या लीगल प्रोसीडिंग फाइल करनी है तो क्या ज़रूरी होगा कि स्टेट गवर्नमेंट या फिर ऑथराइज्ड ऑफिसर के द्वारा प्रीवियस सैंक्शन होनी चाहिए कंप्लेंट को फाइल करने की। क्लियर है। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 35, प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। गुड फेथ में लिया गया कोई एक्शन, ठीक है, उसका प्रोटेक्शन, गुड फेथ के प्रोटेक्शन की बात हो रही है। नो सूट प्रोसिक्यूशन or other legal proceeding shall lie against the protection officer for any damage caused or likely to be caused by anything which is done in good faith or intended to be done under this act or any rule or order made thereunder। सद्भाव पूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण। इस एक्ट या फिर इस एक्ट के अंतर्गत बनाए गए किसी रूल या किए गए कोई आदेश के अधीन अगर प्रोटेक्शन ऑफिसर ने कोई भी ऐसा कार्य किया है जो कि गुड फेथ में है, गुड इंटेंशन से किया है, कोई भी सूट, प्रोसिक्यूशन या कोई भी लीगल प्रोसीडिंग प्रोटेक्शन ऑफिसर के अगेंस्ट लाई नहीं करेंगी अगर उससे कोई ऐसा डैमेज हो गया है जो कि जब वो कोई ऐसा कार्य कर रहा था जो कि गुड फेथ में है या फिर गुड इंटेंशन से किया गया था, तो या फिर इस एक्ट के अंतर्गत बनाए गए रूल के अधीन रह के कर रहा था, तो उसके अगेंस्ट में कोई भी सूट, प्रोसिक्यूशन या फिर लीगल प्रोसीडिंग लाई नहीं करेगी। सेक्शन 36, एक्ट नॉट इन डेरोगेशन ऑफ एनी अदर लॉ। अधिनियम का किसी अन्य विधि के अल्पीकरण में ना होना। क्या बोल रहा है सेक्शन 36? द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल बी इन एडिशन टू एंड नॉट इन डेरोगेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। इस एक्ट के जो प्रोविजंस हैं, ठीक है, वो शैल बी इन एडिशन टू, एडिशन में होंगे, ठीक है, एक्स्ट्रा प्रोविजंस हैं ये, किसी भी एक्ट के डेरोगेशन में नहीं है, किसी भी एक्ट का अल्पीकरण नहीं करेंगे इस एक्ट के प्रोविजन। ठीक है, मतलब ये जो एक्ट है वो एडिशन में है, एडिशनल प्रोविजंस यहाँ पे बताए गए हैं, लेकिन ये किसी भी अदर एक्ट के प्रोविज़न को डेरोगेट नहीं करेंगे, किसी भी एक्ट के प्रोविज़न का अल्पीकरण नहीं करेंगे। क्लियर है। चलिए लास्ट सेक्शन देखेंगे इस एक्ट का, सेक्शन 37, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स। सेंट्रल गवर्नमेंट को रूल्स बनाने की शक्तियाँ। सब सेक्शन 1, द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन मेक रूल्स फॉर कैरिंग आउट द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट को ये शक्ति दी गई है सेक्शन 37 के अंतर्गत कि वो इस एक्ट के प्रोविज़न को कैरी आउट करने के लिए रूल्स बना सकती है बाय नोटिफिकेशन। ठीक है। सब सेक्शन 2, in particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely विशिष्टतया और foregoing powers यानी जो पूर्वगामी शक्तियाँ हैं, ठीक है, उनकी व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे रूल्स बनाए जा सकेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ये जो दिए हैं ना क्लॉजेस, ठीक है, इन सभी मैटर्स के रिगार्डिंग या फिर इनमें से कुछ मैटर्स के रिगार्डिंग। कौन कौन से मैटर्स यहाँ पे इन्होंने डिस्क्राइब किए हैं? द क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस विच अ प्रोटेक्शन ऑफिसर शेल पजेस अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 8। सेक्शन 8 के सबसेक्शन 2 के अंतर्गत जो प्रोटेक्शन ऑफिसर के लिए क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस मांगा गया है, ठीक है, उसके रिगार्डिंग रूल बना सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट। द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विसेज ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफिसर एंड द अदर ऑफिसर्स सबऑर्डिनेट टू हिम अंडर सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 8। सेक्शन 8 के सबसेक्शन 3 के अंतर्गत अदर ऑफिसर्स और प्रोटेक्शन ऑफिसर्स, ठीक है, जो प्रोटेक्शन ऑफिसर्स के सबऑर्डिनेट हैं, उनके टर्म्स एंड कंडीशन, उनके सर्विस के, उनकी सेवाओं के टर्म्स एंड कंडीशन के रिगार्डिंग रूल बना सकेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। The form and manner in which a domestic incident report may be made under clause B of subsection 1 of section 9। सेक्शन 9 के सबसेक्शन 1 के क्लॉज B के अंतर्गत जो डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट बनाई जाएगी वो किस फॉर्म में होगी, किस मैनर में होगी, इस तरीके के रूल्स बनाएगी, ठीक है, इसके रिगार्डिंग रूल बना सकेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। द फॉर्म एंड द मैनर इन विच एन एप्लीकेशन फॉर प्रोटेक्शन ऑर्डर मे बी मेड टू द मजिस्ट्रेट अंडर क्लॉज C ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 9। सेक्शन 9 के सबसेक्शन 1 के क्लॉज C के अंतर्गत जो मजिस्ट्रेट के द्वारा
प्रोटेक्शन ऑर्डर बनाया जाएगा। प्रोटेक्शन ऑर्डर के लिए एप्लीकेशन होगी। सेक्शन 9 के सबसेक्शन 1 के क्लॉज सी के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के द्वारा दिए जाने वाले प्रोटेक्शन ऑर्डर के लिए जो एप्लीकेशन होगी वो किस फॉर्म और मैनर में होगी ये बताएगी सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। इसके रिगार्डिंग रूल बना सकेगी। द फॉर्म इन विच अ कंप्लेंट इज टू बी फाइल्ड अंडर क्लॉज डी ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 9। सेक्शन 9 के सबसेक्शन 1 के क्लॉज डी के अंतर्गत जो कंप्लेंट फाइल की जाएगी वो किस फॉर्म में होगी, इसके रिगार्डिंग रूल्स बना सकेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। The other duties to be performed by the protection officer under clause I of subsection 1 of section 9। section 9 के subsection 1 के clause I के अंतर्गत प्रोटेक्शन ऑफिसर के द्वारा कौन सी अदर ड्यूटीज़ परफॉर्म की जाएंगी, इसके रिगार्डिंग रूल्स बना सकेगी। क्लॉज जी, द रूल्स रेगुलेटिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्विस प्रोवाइडर अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 10। सेक्शन 10 के सबसेक्शन 1 के अंतर्गत सर्विस प्रोवाइडर्स क्या रजिस्ट्रेशन को रेगुलेट करने के लिए रूल्स बना सकेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। द फॉर्म इन विच एन एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 12 सीकिंग रिलीफ अंडर दिस एक्ट मे बी मेड एंड द पर्टिकुलर्स विच सच एप्लीकेशन शैल कंटेन अंडर सबसेक्शन 3 ऑफ दैट सेक्शन। सेक्शन 12 के सबसेक्शन 1 के अंतर्गत जो एप्लीकेशन मजिस्ट्रेट को दी जाएगी जिसमें रिलीफ देखा जा रहा है अग्रीड पर्सन के द्वारा, ठीक है, तो उसमें उस एप्लीकेशन में क्या पर्टिकुलर्स होंगे, क्या कंटेन करेगी, ठीक है, एप्लीकेशन क्या पॉइंट्स होंगे, किस तरीके से होंगे, ठीक है, ये सारी चीज़ें भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उस पर भी रूल्स बनाए जा सकेंगे। द मीन्स ऑफ सर्विंग नोटिस अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 13। सेक्शन 13 के सबसेक्शन 1 के अंतर्गत जो नोटिस सर्व किया जाएगा रिस्पोंडेंट को, ठीक है, उसके रिगार्डिंग रूल्स बना सकेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। The form of declaration of service of notice to be made by the protection officer under subsection 2 of section 13। section 13 के subsection 2 के अंतर्गत प्रोटेक्शन ऑफिसर के द्वारा सर्विस ऑफ नोटिस का जो डिक्लेरेशन दिया जाएगा मजिस्ट्रेट को उसका क्या फॉर्म होगा, ठीक है, वो किस फॉर्म और मैनर में होगा, इसके रिगार्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बना सकेगी। द क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस इन काउंसलिंग विद अ मेंबर ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर शैल पजेस अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 14। सेक्शन 14 के सबसेक्शन 1 के अंतर्गत सर्विस प्रोवाइडर के मेंबर्स क्या क्वालिफ़िकेशन पजेस करेंगे, क्या कितना उनका एक्सपीरियंस होगा काउंसलिंग में, ये सारी चीज़ों को लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बना सकेगी। द फॉर्म इन विच एन एफिडेविट may be filed by the aggrieved person under subsection 2 of section 23। section 23 subsection 2 किससे डील करता है, एक्स पार्टे ऑर्डर से, ठीक है, तो अग्रीड पर्सन के द्वारा जो फाइल किया जाएगा एफिडेविट वो किस फॉर्म में होगा, इसके रिगार्डिंग रूल्स बना सकेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। एनी अदर मैटर विच हैज़ टू बी और मे बी प्रिस्क्राइब, ठीक है, किसी भी अदर मैटर के रिगार्डिंग भी रूल बना सकती है जो भी प्रिस्क्राइब किया जाए, ठीक है। तो ये जो जितने भी क्लॉज दिए हैं, ठीक है, इन सभी के रिगार्डिंग भी रूल्स बना सकती है और इनमें से किन्हीं क्लॉजेस के रिगार्डिंग रूल बना सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट। सब सेक्शन 3 Every rule made under this act shall be laid as soon as may be after it is made before each House of Parliament while it is in session for a total period of 30 days, which may be comprised in one session or in 2 or more successive session, and if before the expiry of the session, immediately following the session or the successive session aforesaid, both houses agree in making any modification in the rule or both houses agree that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect as the case may be. However, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule। इस एक्ट के अंतर्गत बनाए गए सभी रूल जो सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई है बनाने की, वो रूल्स बनाए जाने के बाद पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के सामने रखे जाएंगे 30 दिन के लिए, ठीक है, जो पार्लियामेंट का सक्सेसिव सेशन होगा, चाहे वो एक बार में हो, चाहे 2 सेशन हो या 2 से ज़्यादा सेशन हो, ठीक है, और उन सेशन के एक्सपायर होने के पहले अगर दोनों हाउसेस इस बात से एग्री कर लेते हैं कि उस रूल में कोई मॉडिफिकेशन होना चाहिए, ठीक है, या फिर कोई ऐसा रूल है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है लेकिन वो नहीं बनाया जाना चाहिए, ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उसी मॉडिफाइड फॉर्म में वो इफ़ेक्ट लेगा, उसी मॉडिफाइड फॉर्म में प्रभाव में आएगा जैसा कि यहाँ पर डिसाइड हुआ होगा, ठीक है।
और जो ऐसे मॉडिफिकेशन होंगे या एनलमेंट होंगे वो इस रूल के अंतर्गत जो पहले कोई भी चीज़ की गई है उसकी वैलिडिटी पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेंगे। क्लियर है? आई होप आप लोगों को ये एक्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब कल और परसों 2 दिन हम करेंगे इस एक्ट के MCQs, ठीक है? और आप लोग प्लीज़ कमेंट में बता दीजिए मंडे से आपको कौन सा एक्ट करना है, ठीक है? नहीं तो फिर मैं अपने अकॉर्डिंग ही कराती जाऊँगी। चलिए मिलते हैं कल सेम टाइम पे। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।